क्वेश्चन नंबर 30 यदि हम देखें, देखो तो f of x is continuous function such that f of x is greater than equal to 0 for all x belongs to 2 to 10. Okay. And integration of 4 to 8 f of x dx is equals to 0. Then find f of 6. सिंपल क्वेश्चन है, f of x greater than equal to 0 है ना? तो मान लो ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है। यदि इसका ग्राफ f of x greater than, यदि मैं पॉजिटिव ले लूँ, एक मिनट के लिए समझना, और कहीं जीरो ले लिया फिर, तो इसका इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जीरो तभी आ सकता है जब वो एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस ही हो, तभी जीरो आ सकता है। ठीक है। और यदि कुछ पॉजिटिव लू निगेटिव लूंगा तब जीरो आएगा। बट इसने क्या बोला यहाँ से कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स एक्सिस के नीचे कभी होगा नहीं। तो इंटीग्रेशन जीरो होने के लिए एफ ऑफ एक्स आपका जीरो होना चाहिए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 to 10 दिस शुड बी जीरो। सो दैट मीन्स एफ ऑफ 6 इज ऑल्सो जीरो। क्या क्लियर है? ओके okay? ओके, ये डू योर सेल्फ की प्रॉब्लम ये खुद से करना, या इसमें एक हम कोई सा कर लेते हैं। कौन सा किया जाए भाई इसमें? ये वाला तो सिंपल है। ओके। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं। फर्स्ट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, है ना? इंडेफिनिट जानते हैं, लिमिट रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके। ओके, ये वाला करो, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर उसके बाद 31। इसका ये थर्ड करेंगे। शो दैट 3/5 दिस। करो करो, सभी लोग करो। आगे समझ में कि x⁴ अपॉन में दिस 1+6, और इसमें यदि हम कंपेयर करें तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है,
तो ये ओवरऑल 1 जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, तो ये आपका आई हो गया। तो 1/5 1 to 2 इसका इंटीग्रेशन कर, इसको 1 प्लस एक्स और 5 को टी लिया तो वो dt/5, उसको लिमिट रख के आ गया 3/5 2 पावर 1/3 माइनस 1। तो आई इससे बड़ा हो गया, 1 से छोटा तो है ही, क्यों? क्योंकि ये जो है वैल्यू 1 से छोटी है। आ गया समझ में? बोलो, आगे बढ़े। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 करो। ओके ओके, पहला हो गया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी है, पॉलिनोमियल भी है, तो एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पर जो हमें और लगाना ही होता है। इसको आई माना, इसमें हमने किंग लगाई, तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का क्यूब कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा बट पावर 4 है तो सेम रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई, पाई माइनस एक्स, 3x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ABC या 3a स्क्वायर,
और फिर प्लस 3π(x²), ठीक है, ये हो गया। और cos पावर 4 sin पावर 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को यदि हम समझे तो π² माइनस 3π² प्लस 3π², तो सिर्फ बचा π²। इधर हो गया प्लस 3πx और माइनस, तो माइनस 3πx आ जाएगा और प्लस 3x², तो डिनोमिनेटर आपका सेम बन रहा है। ओके, अब हम इन दोनों इंटीग्रल को, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो 2i आपका हो जाएगा। किंग लगाने के बाद मैक्सिमम यही होता है, मैक्सिमम के सभी केसेस में यही है कि ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे प्लस एक्स क्यू, अच्छा cos पावर 4 साइन और cos पावर 4 साइन स्क्वायर ये सेम है दोनों में, तो cos पावर 4 साइन स्क्वायर ये सेम है, तो यहाँ से एक्स क्यू भी है, इसको ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5q माइनस 3π² एक्स प्लस 3πx² डिवाइडेड बाय π² माइनस 3πx प्लस 3x²। अब ऊपर से यदि मैं पाई कॉमन लूं तो डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई cos पावर 4 sin स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट हमें करना आता है, इसको इंटीग्रेट इंडेफिनिट से मत करना है ना, डेफिनेट का अच्छा तरीका है इसमें। 2i हो गया आपका पाई, 0 से पाई, अच्छा 0 से पाई माइनस एक्स रखता हूं मैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे समझ में आ रहा है, क्वीन प्रॉपर्टी लगाते हैं हम कि 0 से 2a वाला, तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी हाफ, सेम बन रहा है, तो हो जाएगा cos पावर 4 और sin पावर 4। क्यों भाई, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? ठीक है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया इसमें। अब ये आने के बाद फिर से एक बार हमने किंग लगाया, किंग लगाया तो 0 से π/2, π/2 माइनस एक्स रखें तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर दो आप, तो 2i हो जाएगा 0 से पाई इंटू 0 से π/2, cos पावर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर dx, ये आपका हो गया 1। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x को हम लिख सकते हैं फिर cos 4x के टर्म्स में। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, अच्छा ये क्वेश्चन है कुछ इसी में है 32, 33, 34 एंड 35, ये इलस्ट्रेशंस है। और इसके बाद एक्सरसाइज करने का यदि टाइम हो आपके पास तो इसमें से कर सकते हो, वरना जो हमारी दक्षिणा की प्रैक्टिस शीट चल रही है या फिर रिवीजन डीपीपी चल रही है उनको आप करो। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब कुछ डाउट है तो वो डाउट मैं लूंगा अभी। हाँ वे सत्यम, क्वेश्चन तो यस मैं स्क्रीन पे नहीं लिख पाऊंगा, सर, एक यहाँ से मैं भी देख रहा हूँ। देख रहे हो ना? हाँ ठीक है फिर, ओके 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9, ओके। सर 7 का स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 2 में प्रॉब्लम है, अच्छा पहले क्वेश्चन समझने दो यार मेरे को भी। क्वेश्चन है आपके पास, लेट L1 L2 L with 3 distinct lines in a plane pi, okay, lines are not parallel, another line L is equally inclined with these 3 lines। स्टेटमेंट 1 हो गया। यस
अच्छा ठीक है, यदि तीन नॉन पैरेलल लाइंस है, मान लो ये हो गई, कोई भी पैरेलल नहीं है, तो इससे इक्वली इंक्लाइंड यदि कोई लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो इस प्लेन में, क्योंकि दो की इक्वली इंक्लाइंड होती है, तीसरे की भी हो सकती है क्या? सर वही परपेंडिकुलर वाला केस है। ओनली परपेंडिकुलर वाला केस आएगा, है ना? Yes. यदि नॉन पैरेलल है तो ये एंगल यदि मान लो इक्वल है, तो इधर जरूरी नहीं है, ये इक्वल तभी होगा जब पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगा, तो वो परपेंडिकुलर ही लाइन होगी। ठीक है, ओके। अब आपका बचता है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलता है, इफ अ नॉन जीरो बी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू थ्री नॉन जीरो coplanar vectors, then it is perpendicular to plane containing them. If a non-zero is equally inclined to three non-zero coplanar vectors, then it is perpendicular to the plane containing them. Three non-zero coplanar vectors, then it is perpendicular to the. अच्छा, मतलब यदि पैरेलल हो गया तो ऐसा नहीं होगा, है ना? इसमें ये डाउट आ रहा है। Yes. Yes. तो मतलब उसने तो कोई बिल्कुल, कंडीशन दिया ही नहीं। हाँ नहीं दे रखा है, then it is नॉन जीरो। अच्छा, तो इसने ये दे रखा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? वैसे तो Yes. स्टेटमेंट अभी के हिसाब से तो फॉल्स है, ठीक है। अभी के हिसाब से फॉल्स है। यदि मैं इसको कर दूं कि नॉन जीरो नॉन पैरेलल, क्या अब ठीक या है? फिर नॉन कोलिनियर। यस। हाँ हाँ, नॉन पैरेलल, हाँ नॉन कोलिनियर, यस तब हो जाएगा। ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। या आप यदि कोई दक्षिणा की डीपीपी लगा रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। सर दक्षिणा डीपीपी शीट 7 की का क्वेश्चन। कौन सी डीपीपी? डीपीपी 7 का ही है सर। दक्षिणा शीट का? नो सर, डीपीपी रिवीजन। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, तुम्हारे अलावा और सर कोई नहीं है, सब चले गए क्या? चलो ठीक है। तो देखो, इन गिवन फिगर ए बी वेक्टर दे रखा है, ए सी दे रखा है, डी दे रखा है। ओके। सर इसमें इस तरह कर रहा था हम्म कि सर ट्रायंगल ए बी ई का एरिया होगा ए बी क्रॉस ए ई का हम्म बाई 2, और सर ट्रायंगल बी बी ए डी का एरिया होगा ए बी क्रॉस ए डी बाई 2। ओके। सर तो शेडेड पार्ट का हो जाएगा सर ए बी क्रॉस ए ई माइनस ए बी क्रॉस ए डी। ए बी क्रॉस ए ई, ए सी क्रॉस ए ई, हाँ। सर ए बी क्रॉस ए ई माइनस ए बी क्रॉस ए डी। ओके ठीक है, समझ रहा हूँ। सर मतलब हाफ और शेडेड रीजन का। हम्म। सर तो दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ओके, हमसे जो पूछा गया है इसका एरिया पूछा गया है, और आपको गिवन है ए बी वेक्टर, एंड दैट इज 1 3 कॉमा -1 0। ए सी वेक्टर है 2 3 0, एंड डी दे रखा है 4 -2 0। ओके, समझो। Then the area of the shaded region is 5 6 7 8। Okay. हम्म अब जहां तुम गलती कर रहे हो ना, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। हमें जो निकालना है, ए भी दे रखा है, ए सी दे रखा है, और डी भी दे रखा है। ओके, डी वेक्टर भी गिवन है। सर तो ये हाफ ऑफ पार्ट में निकाल रहा हूँ, एक बार इधर का एक बार इधर। ओके, अच्छा, बी ई सी कोलिनियर नहीं है ना? नो सर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, नहीं है, ठीक है।
अरे यार डायग्राम, ये BC लाइन है, ठीक है। समझ रहे हो, ये आपका BC हो गया ब्लैक कलर से जो बनाया, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं कि भाई AB वेक्टर और AC वेक्टर गिवन है, तो BC वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे? कि AB वेक्टर प्लस BC दोनों मिलके AC वेक्टर मिलेगा, या फिर ऐसे बोलो कि BC जो हो गया वो हो गया आपका AC माइनस AB, ठीक है। तो AC माइनस AB करे तो ये आ गया -1 4,0, ठीक है। ओके, ये आपका आ गया कौन सा, BC वेक्टर। BC वेक्टर आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है ये वाला, ओके।